उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में एक थाना लगता है पूरा मुफ्ती। और पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बमरोली। बमरोली रेलवे स्टेशन के पास में जो ट्रैक है वहां पर कुछ लोग जाते हैं। ये तारीख थी 22 अगस्त 2025 की रात लगभग पौने 12 बजे के आसपास। कई लोग थे, उनके पास एक लाश होती है और लाश को वो उस ट्रैक पर रख देते हैं और इंतजार कर रहे थे कि कोई ट्रेन आएगी और उसके बाद इसके क्षतिग्रस्त हो जाएगा या क्षत विकसित हो जाएगा। वो इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते एक ट्रेन आती है जो कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी होती है। जैसे वो उस लाश के ऊपर से गाड़ी गुजरती है उसके बाद लाश के कई टुकड़े हो जाते हैं। रात का अंधेरा था, उन्होंने अपने अपने मोबाइलों की टॉर्च जलाते हैं, एकदम पास में जाते हैं और जाकर देखते हैं। और देखने के बाद कहते हैं कि हाँ, इसके कई टुकड़े तो हो गए लेकिन ये अभी भी इसकी पहचान हो जाएगी। एक काम करते हैं, फिर से इस ट्रैक पर इसको लाश को रख देते हैं और जब दूसरी ट्रेन गुजरेगी तो उसके बाद और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। दरअसल इस ट्रैक पर लगभग 204 ट्रेनें हैं जो लगभग 24 घंटे में गुजर जाती हैं। ट्रेन आ रही थी, जा रही थी और उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे। जैसा उन्होंने सोचा था कि इसकी पहचान ना हो, ठीक वैसे ही हो जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है कि ट्रैक पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम में बस यही आता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस ने जानने की तमाम कोशिशें की लेकिन पुलिस को जब सफलता नहीं मिलती है, ऐसे ही सूचना दी जाती है अलग अलग थानों में कि ये एक लाश मिली है, इसकी के बारे में कहीं कोई सूचना हो तो आकर यहां संपर्क कर सकता है। लेकिन कोई संपर्क नहीं करता। पुलिस मजबूरन 72 घंटे बाद उस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है जो टुकड़े में लाश मिली थी। अब कातिल कौन है, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, इसका सवालों का जवाब जानने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कातिल कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार 6 दिन के बाद कातिल भी पकड़े जाते हैं और कत्ल के पीछे की जो वजह थी वो उसका भी खुलासा हो जाता है। और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था इस घटना की। न केवल उस शहर में, उस जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही थी, क्योंकि जो मरने वाला था वो बीजेपी का नेता जो था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक थाना लगता है नवाबगंज। और नवाबगंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हतीगहां। हतीगहां मोहम्मदपुर का रहने वाली एक महिला जिसका नाम बबली यादव है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य हैं। और 23 अगस्त 2025 की सुबह दरअसल वो नवाबगंज थाने में जाती हैं और जाकर कहती हैं कि साहब, जो उनका पति है 22 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे से अपनी स्कॉर्पियो कार लेके चले गए हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, जहां जहां उनका उठना बैठना था, जहां जहां वो आते जाते हैं, उनसे पूछा पड़ताल की, लेकिन कहीं उनका आता पता नहीं चल रहा है। उनका नंबर भी बंद आ रहा है, आप मदद कर दीजिए। पुलिस जैसे ही इस सूचना को प्राप्त करती है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य है और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो जाहिर सी बात है पुलिस पे एकदम से दबाव पड़ जाता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके लिए क्योंकि बीजेपी नेता से जुड़ा मसला था, इसलिए एसओजी की टीम का गठन कर दिया जाता है। साथ ही नवाबगंज थाने की 4 टीमों का गठन किया जाता है और ये मिलकर नवाबगंज थाने की पुलिस, एसओजी दोनों मिलकर बीजेपी के नेता को तलाश करना शुरू कर देते हैं। तमाम कोशिशें की जा रही थी, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही थी, मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती और लोकेशन निकलवाई जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे, लेकिन जब कोई पता नहीं चल रहा था, इसी बीच में एक उम्मीद की किरण जग जाती है। दरअसल चित्रकूट की पुलिस का फोन पहुंचता है इस प्रयागराज की पुलिस के पास और कहा जाता है कि एक लावारिस हालत में हमें स्कॉर्पियो कार खड़ी हुई मिली है, आप आकर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपका काम का कोई मामला हो। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, अब यहां से नवाबगंज की पुलिस, एसओजी, ये टीम वहां पहुंच जाती है। अब उस कार को देखा जाता है, इनकी स्कॉर्पियो को देखा जाता है, पड़ताल की जाती है। पता चलता है कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जो गुमशुदा हो गया है, लापता हो गया है, जो बीजेपी का नेता है और साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा है, वर्तमान में उसकी पत्नी सदस्य है, दरअसल ये तो उसी की गाड़ी है। अब उसके बारे में फिर ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। डॉग स्क्वाड, साथ ही पुलिस की और टीमें लगती हैं, फॉरेंसिक टीम लगती है। अब यहाँ आसपास का जितना भी जंगल था ना, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही थी। चित्रकूट के उस जंगल में जहाँ एयरपोर्ट के पास में ये कार मिली थी, हर एक कोना, हर एक जगह देखी जाती है, बड़ी बारीकी से तलाश की जा रही थी। 23 अगस्त बीत जाता है, 24 अगस्त बीत जाता है, 25 अगस्त की भी तारीख आ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार बबली यादव, यानी कि उस बीजेपी के नेता की पत्नी के पास
कोई एक कानाफूसी करता है, कोई खबर पहुंचाता है, कहता है कि मैडम तुम्हारे पति मिल जाएंगे, लेकिन 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों में से अगर किसी एक को भी आपने पकड़वा दिया तो जाहिर सी बात है आपके पति मिल जाएंगे। ये बात सामने आती है कि कौन है। एक नाम सामने आता है डॉक्टर उदय यादव का, और साथ ही जो कि कंपाउंडर का काम करते हैं, निजी हॉस्पिटल में वो रह कर काम करते हैं। एक नाम है राम सिंह यादव का, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में स्टेनो का काम करते हैं, उनकी जॉब है। तीसरा नाम था विजय यादव, जो कि उदय यादव यानी कि डॉक्टर उदय यादव का भाई होता है, नाम विजय यादव होता है, जो कि एजी ऑफिस मोड़ पर चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आप तीनों में से किसी एक के बारे में पता कर लीजिए, आपके पति मिल जाएंगे। अब फिर से बबली यादव थाने जाती हैं। थाने जाने के बाद कहती हैं कि सर मुझे जो लगता है कि इन तीनों ने मेरे पति का अपहरण कर लिया है, एक काम करिए आप इनसे तीनों से भी पूछताछ करिए। पुलिस अब इन तीनों की भी तलाश में जुट जाती है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार इन तीनों में से ज़्यादा किसी का पता चल नहीं पाता। लेकिन राम सिंह पकड़ा जाता है, भगवतीपुर चौराहे के पास से पकड़ा जाता है। साथ ही पुलिस ने जब दबाव बनाने की कोशिश की तो परिवार के लोगों को भी हिरासत मिला। इसमें उदय की सास को उमरपुर नीवा से लीला यादव को भी पकड़ा जाता है। अब इनसे पूछताछ की जा रही थी कि भाई हमें पूरी पूरी पुख्ता जानकारी है, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता के गायब होने में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है या तुम्हें पूरी जानकारी है, जो भी है बता दो। अब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया है, तब जाकर कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल राम सिंह कहता है कि ये जो नेता था ना, ये लंगोट का कच्चा था। जब ये इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले कहते हैं तमीज से बात करो। वो कहते हैं साहब मैं तमीज से ही बात कर रहा हूं। अब जब उसने कहानी सुनाना शुरू किया है तो कहानी कुछ इस तरह से आती है। जो डॉक्टर है, हालांकि वो है तो कंपाउंडर, लेकिन लोग उसे डॉक्टर के नाम से बुलाया करते हैं। नाम उदय यादव, डॉक्टर उदय यादव, और ये बीजेपी के जो नेता हैं रणधीर सिंह, इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती गहरी होने का सिर्फ एक ही कारण था, ये जिला पंचायत सदस्य जब थे उस वक्त और उनकी पत्नी जब बन जाती हैं तो इनका सोशल मीडिया का जो भी ये हैंडलिंग था वो उदय यादव के अपने हाथों में था, वो ही देखा करते थे। और इसी देखा रेखी में कब दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती गहरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब रणधीर सिंह का उदय यादव के घर भी आना जाना होता था, सब कुछ दोनों साथ रहते थे, खाते पीते, ये सब चीज चलती रहती थी। लेकिन 2 महीने पहले, इस घटनाक्रम से 2 महीने पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना शायद इन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। दरअसल उदय यादव अपनी पत्नी से कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम नैनीताल घूमने के लिए चलते हैं। 8 साल का उनका बेटा होता है, वो 8 साल के बेटे को भी नैनीताल लेके चल देते हैं। अब यहां से जब नैनीताल जाने वाली बात आती है, रणधीर सिंह का फोन आ जाता है। रणधीर सिंह कहते हैं कि भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? क्योंकि इसकी जो पत्नी है उदय सिंह की पत्नी का नाम है अंजलि यादव। अंजलि यादव ने इसे कहीं ना कहीं सूचना दे दी थी। जब सूचना दे दी थी तो ये भी साथ चलने लगता है। अब ये उदय, साथ ही रणधीर सिंह, उसका जो पत्नी है अंजलि, और अंजलि का बेटा 8 साल का, ये चारों जने चले जाते हैं। जब चारों जाते हैं तो यहीं से तय हो जाता है कि होटल में एक ही कमरा लेंगे, एक ही साथ सोएंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। जब इस तरह की बात आती है तो ये नैनीताल पहुंच जाते हैं। अब कमरा लेने वाली बात आती है तो कहते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च करना है, हम लोग जब इतने अच्छे दोस्त हैं, सब लोग साथ ही रहते हैं, खाना पीना सब कुछ यही, और इतने लंबे से एक दूसरे से जानते हैं, एक ही कमरा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा रूम ले लेते हैं। आखिरकार वहां रह रहे थे। इसी बीच में पत्नी ने अपने पति से कहा कि कुछ सामान मांगा, खासकर कुछ ऐसी डिमांड की कि उस कमरे से उसे निकल के बाहर जाना ही नहीं पड़ता था। अब जैसे वो बाहर जाता है, साथ ही उसका 8 साल का बेटा भी वहीं खेल रहा था। अपने बेटे से कहती है, बेटा अंकल से मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है, एक काम करो तुम जाकर बाहर खेलो। अब पति भी चला जाता है, बेटे को खेलने के बहाने से भेज दिया जाता है, और इस बीच में दोनों अनैतिक रिश्ते में बंध जाते हैं। यानी कि दोनों, बताया जाता है कि शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इसी बीच में उदय की एंट्री हो जाती है। जैसे उदय की एंट्री होती है, उसने अपनी आंखों से उस दृश्य को देख लिया, जिस दृश्य के बारे में अक्सर लोग उससे दबी जुबान में बात करते थे कि तुम्हारी पत्नी का उस नेताजी से कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है, वो घर में कभी भी आता है, कभी भी जाता है। तो जब इस तरह की बात थी, अभी तक तो सिर्फ उसने सुना था, लेकिन उसने जब अपनी आंखों से देखा, उसे दुख हुआ, तकलीफ हुई। अब ये टूर था, उस टूर को छोड़ देते हैं। वो अपनी पत्नी को, अपने बेटे को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो खुद तो अपने घर आता है, पत्नी को घर लेकर नहीं जाता, बल्कि उसके मायके में, जो धूमनगंज का एक गांव लगता है उमरपुर नीवा, वहां पर उस पत्नी को छोड़ के आ जाता है। और ये बात अपनी सास को और साले को बता के आया था कि तुम्हारी जो बेटी है ना, किस तरह के गुल खिला रही है। इसी नाराजगी में आया था, वो अपने घर रुक जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अंजलि की रणधीर सिंह यादव से लगातार बात चल रही थी, कम्युनिकेशन चल रहा था।
और ये बात कहीं ना कहीं पता चल जाती है इस उदयवीर सिंह को भी। और जब ये बात पता चल जाती है तो यहाँ तो इसने अपने भाई से भी जिक्र किया, वहाँ अपनी ससुराल में जिक्र किया। अब ससुराल में जिक्र करता है तो 11 जुलाई 2025 की तारीख आती है और पता चलता है कि अंजलि यादव की मौत हो चुकी है। मौत का कारण था जहर। अब जहर दिया गया है या उसने खुद लिया है, ये तो खैर पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन ये बताया जाता है कि खुद ने और ससुराल वालों के साथ मिलकर एक कंबाइंड एक प्लान बनाया और अपनी पत्नी की उसने जहर देकर हत्या कर दी। ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है। पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती है और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब यहां अपनी पत्नी को लेकर, उसकी बातों को लेकर, रणधीर सिंह को लेकर उदय के मन में लगातार गुस्सा पनप रहा था। उसे लग रहा था कि इसका बदला तो लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है, क्योंकि रणधीर सिंह को भी ये बात पता चल चुकी थी। उसने होटल में ये सब कुछ देख लिया था, तो इन दोनों की दोस्ती होना तो मुश्किल काम था। लेकिन उदय ने अपने ही ये दोस्त और रिश्तेदार बताया जाता है राम सिंह, उसका सहारा लेता है, जो कि PWD में स्टेनो का जो जॉब कर रहा था, उससे बातचीत करता है। तो राम सिंह को तैयार किया जाता है। अब राम सिंह ने रणधीर सिंह से संपर्क बनाया और संपर्क बनाने के बाद ऐसी बातचीत का सिलसिला शुरू किया, एक ऐसी कहानी सुनाई। उसने कहा कि हमारा नाम राम सिंह है और अंजलि यादव को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। एक दौर ऐसा था कि हमारा उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, हम उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो हमारी किस्मत में नहीं थी और उदय से उसकी शादी हो जाती है और मुझे इस बात का बहुत मलाल है। ये बात जब कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ऐसा लगने लगा रणधीर सिंह को जैसे कि ये उदय का दुश्मन है और ये अब अपना दोस्त बन गया है। लेकिन ये कहानी थी, ये एक ऐसा था कि उसको सिर्फ एक ट्रैप किया जा रहा था, उसको एक फंसाया जा रहा था। राम सिंह ने ऐसा जाल बिछाया कर वो जाल में आ जाता है, दोस्ती गहरी हो जाती है और ये प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग करने के बाद उदय ने अपने भाई से, जो कि चाय की दुकान चलाता था, विजय, उससे बात की, अपने साले से बात की और सास से बात की। इस साले और सास ने मिलकर रवि पासी का और जय सिंह का इंतजाम किया और उन्होंने कहा कि हम 50,000 रुपये लेंगे, इस बॉडी को जहां भी तुम हत्या करोगे हम ठिकाने लगा देंगे। तारीख चुनी जाती है 22 अगस्त 2025 की। नवाबगंज बाजार के पास एक ढाबा होता है, वहां बैठकर आराम से खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खूब सारी शराब पीते हैं। और शराब इसको, यानी कि रणधीर सिंह को, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो कि बबली यादव के पति, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको जानबूझकर ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है। जब वो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, उसके बाद यहां से गाड़ी चलने लगती है और जो गाड़ी चल रही थी तभी कोई भारी वस्तु उनके सर में मारी जाती है और जो बेहोशी जैसे हालत में हो जाते हैं, उसके बाद उनकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन उदय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। उसे बार बार वो मरे हुए इंसान को जो पीछे पड़ा हुआ है गाड़ी में, उसको फिर भी मार रहा है, पीट रहा है, छेत रहा है और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये सारी कहानी पुलिस को राम सिंह ने सुनाई थी। उसके बाद यहां से वो अलग जाते हैं। अलग जाने के बाद जो गाड़ी चल रही थी, इनका इरादा था कि इसको कहीं ठिकाने लगाते हैं, लेकिन रवि पासी और जय सिंह ने कहा कि इस लाश को हम अपने तरीके से ठिकाने लगाएंगे और ये बमरोली रेलवे स्टेशन के पास, ट्रैक के पास लेके जाते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ से, इस ट्रैक से 24 घंटे में 204 ट्रेनें गुजरती हैं, जो एक्सप्रेस भी होती हैं और धीमे चलने वाली भी होती हैं। इस लाश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि मरने का क्या कारण था। फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर उसके चेहरे को किसी ईंट पत्थर से पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि इसके चेहरे की पहचान हो सके। और उसके बाद वो आराम से इत्मीनान से देख रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी जब उस ट्रैक से गुजरती है तो वहां पर लाश रखी हुई थी और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद फिर से इंतजार किया जा रहा था कि और गाड़ी आएगी, उसके और टुकड़े होते हैं और जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि अब इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। रवि पासी और जय सिंह ये निकल जाते हैं, साथ ही जो तीन होते हैं, राम सिंह, विजय और जो उसका एक नौकर भी साथ में था, सुजीत, जिसका श्रीवास्तव जिसका नाम है। अब यहां से ये जब तीनों चारों निकलते हैं, इनका मकसद था कि हम चित्रकूट की जंगल की तरफ ये कार लेके जाएंगे और वहां जाने के बाद इसमें आग लगा देंगे। लेकिन जब ये गाड़ी एयरपोर्ट के पास पहुंचती है तो अचानक ये गाड़ी खराब हो जाती है और जैसे ही गाड़ी खराब होती है तो उसके बाद फिर ये वहीं छोड़ के उसको निकल जाते हैं। ये गाड़ी दूसरे दिन यानी कि 23 अगस्त को ही मिल जाती है। इस घटनाक्रम का खुलासा 28 अगस्त 2025 को हत्या के 6 दिन के बाद होता है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हत्या के पीछे की ये वजह है। बबली यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया कि किसी बड़े नेता के कहने पर आकर ही हत्या की गई है, लेकिन वो बड़ा नेता कौन है कौन नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं उन्होंने दी मीडिया को। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इसकी उदय यादव की बहन की शादी होती है तो 2.5 लाख रुपए उधार लिया था। ये 2.5 लाख रुपए वापस लेने की बात कर रहे थे, वो ना देने पड़े इसलिए इन्होंने हत्या की है। लेकिन पुलिस के सामने जो बात आती है वो यही आती है कि अंजलि यादव, जो कि उदयवीर की पत्नी होती है, रणधीर सिंह के उसके साथ अवैध संबंध थे और इस अवैध संबंध के बारे में उदय सिंह को पता चल जाता है और इस बात पर उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से
जो बीजेपी के नेता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उसका काम धाम देखा करता था उदय यादव सिंह, और उसी ही की पत्नी से उसके अवैध संबंध हो जाते हैं। तो उसे लग रहा था शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे रिश्ते कभी छिपते नहीं हैं, वो देर से भी उनका पता चल जाता है। लेकिन इस बात की भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उस नेता की इतनी बुरी उसे मौत दी जाएगी, बुरी मौत मिलेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले के हर एक पहलू की जांच कर रही है, हर एक सदस्य को पहचानने की कोशिश कर रही है, इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन है, और कड़ियों को जोड़ने के बाद फिर चार्जशीट लगाई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, जाते जाते बिहार की रहने वाली जानवी चौहान हैं और छत्तीसगढ़ के अजीत पटेल हैं। जानवी चौहान जी को और अजीत पटेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरठ के रहने वाले हरीश कुमार हैं, उनकी पत्नी पिंकी कश्यप हैं, आज इनके शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। निधि राठौर हैं, अंजना शर्मा हैं, कुंवर आशीष सिंह चंदेला हमीरपुर से, रजा अंसारी बिजनौर से, हर्षित मीणा दौसा से, वंश कश्यप, तारीफ खान हैं, पुरुषोत्तम पटेल छत्तीसगढ़ से, इब्राहिम खान राजस्थान से, सरोजनी सोनी बिहार से, साजिद अली गाजियाबाद से, सोना सिंह, आकिल हुसैन रामपुर से, जय कुमार, दिशा कुमारी गुजरात से, वीरेंद्र कुमार श्रीवास अलीपुरा से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।